हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 में। इस क्लास में किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराया जाता है। यह किताब जो है दोस्तों खान सर का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसमें टोटल 55 सेट है, जिसमें से कि 35 जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 20 आपका प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये 1/10/2023 को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पारा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। तो ये पारा है दोस्तों। पारा जो होता है वो कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। ठीक है, पारा को पारा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो Hg। Hg मतलब पारा होता है पानी का H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है। अब फिनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C6H5OH। ठीक है, याद रखिएगा, फिनॉल का जो सूत्र है वो ढेर लोग को मालूम नहीं होगा। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH होता है। ठीक ना, और यही एक फिनाइल होता है दोस्तों। तो फिनाइल का क्या सूत्र होता है? तो C6 और H5 होता है, उसमें OH हट जाता है। ठीक ना, याद रहेगा आप लोग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, एम से मतलब हो गया आपका द्रव्यमान मास, वी से आपका वेलोसिटी। गति जो स्थितिक ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यानी पी, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है? mgh। mgh इसका फॉर्मूला होता है। एम से हो गया मास, जी से हो गया छोटका जी, और 9.8 इसका मान होता है, और ए से हो गया आपका हाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब चलती बस का अचानक चालक जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो इसे समझाया जा सकता है दोस्तों। तो इसे किस में समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम। इसका राइट आंसर है न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स बल ना लगा। ठीक है, तो वो न्यूटन के प्रथम नियम। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों वो बल की परिभाषा को संदर्भित करता है, और दूसरा जो नियम है वो बल की जो सूत्र है जो F=ma है वो दर्शाता है दोस्तों, वो दिया गया है। न्यूटन के दूसरे नियम में बल के सूत्र को बताया गया है। अगर बस या कोई भी अगर गाड़ी अगर चल रही है, अगर अचानक ब्रेक लगाएगा तो वो आगे की ओर झुकेगा। अगर कोई गाड़ी अगर स्थिर है वो अचानक चलेगा तो वो जो उसमें बैठे यात्री वो पीछे की ओर गिरेंगे। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की ये काव्य पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, यह नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है दोस्तों। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। आप लोग जानते हैं कि भारत में कैसा व्यवस्था कायम है? तो वो संसदीय व्यवस्था कायम है। और फिर उसके बाद आपका जो सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, जो भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुनाव के द्वारा आते हैं। अब सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? तो प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? शाम और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गोघूली। गोघूली बोला जाता है दोस्तों। ये आपका हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर है। भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर है, तो किस पर निर्भर है? तो वो संवैधानिक प्रावधानों पर और पारंपरिक परंपराओं और प्रथाओं पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है।
ठीक ना। सार्वभौम संसद की जो अवधारणा है, पार्लियामेंट की अवधारणा किस द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ये कोई भी क्वेश्चन बता देगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ये कोई भी लड़का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है भाईचारा, यानी भाईचारा की भावना, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस में आते हैं दोस्तों? तो ये आपका अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? तो समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब ये देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 54 में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके बताए गए हैं दोस्तों। जो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है वो इसमें बताया गया है 55 में, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्ष होना चाहिए, ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट, मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। ये सभी सदस्य किस आयोग में संबंधित है दोस्तों? किससे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्षता करते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो 6 अगस्त 1952 को होती है। और इसमें आपका प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रीगण और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के सभी जो प्रशासक होते हैं वो आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक ना, इसमें बैठक के रूप में भाग लेते हैं। आप लोग जान के, और इसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। योजना आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये आपका 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। और ये योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। आप लोग जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CAG, यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के द्वारा बनते हैं? तो अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में CAG का प्रावधान है। ठीक है, इनका कितने वर्षों इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाता है। ठीक ना। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सही है? देखते हैं कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की न्यायपालिकाओं का प्रावधान करती है, तो ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, तो ये भी गलती है। अनुच्छेद 11 जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। और भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, और 2 और 4 सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा है। ठीक है, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। कब किया? तो 1582 में। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई? 1582 में। और इलाही संवत की शुरुआत कब हुई? तो 1583 में। एक 82 में, एक 83 में। ठीक है, नेक्स्ट है
कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो ये सिराजुद्दौला, ठीक है। जो प्लासी के युद्ध जो प्लासी के युद्ध में हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किनके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें से सिराजुद्दौला हार गए थे। तो वही बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, ठीक ना। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष में? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1971 में। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया था, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था दोस्तों? तो आप लोगों को मालूम है ये किनके बीच? ये चीन और इंग्लैंड के बीच, चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध 2 बार हुआ था दोस्तों। कौन कौन? प्रथम अफीम युद्ध जो कि चाइना और इंग्लैंड के बीच कब हुआ था? तो ये 1839 से लेकर 1842 तक। 1842 में नानकिंग की संधि हुई। 1842 में नानकिंग की संधि हुई। नानकिंग की संधि के समय ही ये 1842 में चीन और इंग्लैंड का युद्ध जो अफीम युद्ध है वो समाप्त हो गया। प्रथम अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ? 42 में। स्टार्ट कब हुआ? 1839 में, ठीक है। और नानकिन की संधि 1842 में हुआ था। उसी नानकिन की संधि के समय ही प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा अफीम युद्ध कब होता है? तो वो 1856 से लेकर 1860 तक चलता है। स्टार्ट कब होता है? 56 में। खत्म कब होता है? 60 में। और 1860 में ही पीकिंग की संधि होती है। पीकिंग की संधि के दौरान ही दूसरा अफीम युद्ध समाप्त होता है। उस दूसरे अफीम युद्ध में वो आपका इंग्लैंड ई से इंग्लैंड और एफ से फ्रांस दोनों मिलकर चीन के खिलाफ युद्ध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये पशुपति देवता की पूजा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस कहाँ है दोस्तों? ये आपका इटली में है। माउंट एटना, ये भी एटना से इटली, याद रखिएगा। माउंट तंबोरा, माउंट तंबोरा कहाँ है? तो ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। ये कहाँ है ज्वालामुखी? तो ये आपका इंडोनेशिया में। माउंट पैली, तो ये आपका कैरेबियन द्वीप में है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंडक नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंडक नदी। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एनटीपीसी बरौनी। एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी थी आपका हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये देखिए, ये बाढ़ है। बाढ़ जो कि आपका पड़ जाता है एक जगह है, वहीं पर एनटीपीसी ये कंपनी है। ये बिहार में पड़ता है। बरौनी भी आपका बिहार में पड़ता है। कहलगांव भी आपका बिहार में। ये तीनों एनटीपीसी कंपनियां आपका बिहार में है। और बीआरबीसीएल नवीनगर, ये भी आपका बिहार में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दुलारी देवी। इसका राइट आंसर दुलारी देवी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को पक्का है कि सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये फायदा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर पे जानते हैं, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये सही है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, ये गलत है दोस्तों। पहला नंबर कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही इस वंदे भारत को स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में गरीबी का कारण है। भारत में गरीबी का कारण क्या-क्या है दोस्तों, देख लेते हैं कि कम पूंजी निर्माण, पूंजी का निर्माण कम होता है। दूसरा नंबर बुनियादी ढांचे की कमी, ये भी है। जनसंख्या का दबाव, ये भी है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, जो भोजन का भंडारण करती है। और इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पत्तियां में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्तियां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाएं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का सड़न लाल सड़न किसके कारण होता है? गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो कोलेटोट्रिकम फलकेटम के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? प्लाज्मा जो झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जे क्यू पलोवे के द्वारा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेट होने का मौका मिल सके। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। चौथा, ये 51 नंबर प्रश्न है कि भारत और पांच आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार और थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन। मेकांग गंगा कॉरपोरेशन। आप लोग जानते हैं कि जो मिकांग बोलिए, चाहे मिकांग भी आदमी बोलते हैं या मेकांग, तो ये नदी है दोस्तों, मिकांग नदी। ये कितने वो देशों में बहते हैं? तो ये 6 देशों में बहते हैं। तो इसका जो हम ट्रिक दोस्तों बता रहे हैं आप लोग को, केटीएम गाड़ी का नाम सुना है? केटीएम वीएलसी। ठीक है, तो के से हो जाएगा कंबोडिया, टी से हो जाएगा थाईलैंड, एम से हो जाएगा म्यांमार, वी से हो जाएगा वियतनाम, एल से हो जाएगा लाओस, सी से हो जाएगा चाइना। ये 6 देशों में आपका मिकांग नदी बहती है और अपना भारत में गंगा नदी बहती है। तो ये मिलकर क्या हो गया? मिकांग गंगा कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा केटीएम वीएलसी। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, चाइना, ये 6 देशों में आपका मिकांग नदी बहती है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों? तो ये बिक्री कर। बिक्री कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, संपदा शुल्क, संपत्ति कर, ये सभी आपका प्रत्यक्ष कर है। ये बिक्री कर आपका अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी तैयार करता है, यूएनडीपी कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है? तो 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। स्थापना 22 नवंबर 1965 की। इसके जो अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर है दोस्तों। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 170 देश हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, सभी करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। इसमें आपका मैथ रीजनिंग है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 72 नंबर प्रश्न है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं। अर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं और इस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। तो किसमें? तो अर्थ्रोपोडा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए काउपॉक्स को। काउपॉक्स जो कि वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से, ये एड्स वायरस से, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाति वृत्त को। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जाति वृत्त को। नेक्स्ट है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये है दोस्तों अभिसारी विकास। क्या दिखाते हैं? तो अभिसारी विकास दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छड़ के आकार का। छड़ के आकार के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हिल्सा पॉम्फ्रेट मैकेरल। हिल्सा पॉम्फ्रेट मैकेरल जो कि खाने योग्य समुद्री मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु है आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। 78 प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है। और सोना का, गोल्ड का 79, आयरन का आपका 26 और टंगस्टन का 74। टंगस्टन का 74, टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है। लोहा को एफी से। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका लोहा। आयरन जो हो गया जो कि पारा के साथ आपका मिश्रण नहीं बनाता है दोस्तों। बाकी तीनों आपका बनाएगा तांबा, जिंक और आपका मैग्नीशियम, तीनों पारा के साथ रिएक्शन माने मिश्रण बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को डैश कहा जाता है? ठीक है। अंकुरित जौ के दानों, जो दाना है, तो दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो जौ से आपका क्या बनता है दोस्तों? बियर बनता है। जौ से क्या बनता है? बियर बनता है। नेक्स्ट है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो कितने महीनों में दोस्तों? तो 8 महीनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण दोस्तों? तो ये CO2 गैस के कारण। जो जब आप लोग इनो पीते हैं, तो इनो जो आप लोग जब पानी में डालते हैं तो बुलबुला बनता है, तो वो बुलबुला किस कारण से बनता है? तो ये CO2 के कारण, CO2 गैस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से उत्पादित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका टेक्नीशियम। इसका राइट आंसर आपका टेक्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टेक्नीशियम। ठीक ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। और तीसरे जो लास्ट है समस्थानिक, उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा-सा धुंधला दिखाई देगा, आप लोग मैनेज करिएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टियर गैस के रूप में किया जाता है? तो टियर गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका Cl2 का। Cl2 यानी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है टियर गैस यानी आंसू गैस के रूप में। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो क्या है दोस्तों? आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग आपका बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो कौन सा शहर है, कौन कौन शहर है जो कि जहाज जहाज वहाँ पर बनता है? तो कौन कौन? तो एंटवर्प हो जाएगा आपका, आपका ट्राइएस्ट हो जाएगा और आपका हैम्बर्ग हो जाएगा। ये तीनों जगह पर जहाज का निर्माण होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी असम को। असम को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री थे। सिंधु और मैत्री हो गया दोस्तों, वो भी 2 हैं, 3 थे जिसमें से कि एक है कौन? दक्षिणी गंगोत्री।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, ये मिलान करना है रेलवे जोन को मुख्यालय से। तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ये सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये आपका बिलासपुर, और पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी रेलवे आपका गोरखपुर। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा इसका सही होगा। तो एक का एक, और दो का तीन, और आपका तीन का चार, और चार का आपका दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला देश है। तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव दोस्तों, दमन एवं दीव में सबसे पहले 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ये पूरब में बंगाल की खाड़ी और और शेष तीन दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है। तो ये सही है दोस्तों कि ये जो पुडुचेरी है, तो ये पूरब में केवल बंगाल की खाड़ी से और तीन दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। तो ये भी सही है। कौन-कौन 4 जिले हैं दोस्तों? तो ये आपका माही केरल से जुड़ा हुआ है, और कारिकल और पुडुचेरी आपका तमिलनाडु से, और यमन जो बोला जाता है, ये आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि वाणिज्यिक अन्न कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो कौन फसल है दोस्तों? गेहूं आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट है कि परिवर्तन के नियम सत्य है। परिवर्तन के नियम किस पर सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी परिवर्तक सतहों के लिए। परिवर्तन जो आर पार हो जाए परिवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है। सबसे बेहतर कंडक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, निकेल। निकेल लोहा, क्रोमियम और नाइक्रोम से भी अच्छा कंडक्टर माना जाता है, बेहतर कंडक्टर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो जो दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? ता आभासी और आवर्धित, आभासी और आवर्धित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, लेकिन यहाँ पर दिया है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 99वां क्वेश्चन है कि फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर। ठीक है, फोटो जो स्टेट होते हैं, जो टू कॉपी कराने वाला मशीन, वो फोटो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि के निर्माण पर कार्य करती है। ठीक ना, तकनीक पर कार्य करती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है दोस्तों। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग ज़रूर जाकर इस बुक को बाई करें, और इस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज के